वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले प्रोग्रेस चेक के फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड। यहाँ क्रोमेटिन फाइबर्स की बात हो रही है। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या थे? क्रोमेटिन फाइबर्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो कि हमें एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये किसके बने हुए हैं? एक तो हमें ऑप्शन बता दिया गया है कि एक ये डीएनए के बने हुए हैं। ठीक है, एंड दूसरी क्या चीज़ है? तो ये डीएनए एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन के बने हुए हैं। उस प्रोटीन का क्या नाम है? सो उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट है द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू ईच अदर एट द। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक क्रोमेटिड है और इसी क्रोमेटिड के साथ एक क्रोमेटिड और अटैच्ड होती है। तो ये दोनों क्या हो गई? ये दोनों हो गई सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई है। सो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सो इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा ये? सेंट्रोमियर। यही मेरा आंसर है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। थर्ड क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? तो ये करा था वॉटसन एंड क्रिक ने। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। इसके बाद द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड आर। हम यहाँ न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स वो यूनिट्स होती हैं जो जॉइन होके एक डीएनए स्ट्रैंड या डबल हेलिक्स डीएनए को फॉर्म करती हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स किस किस की बनी हुई है? ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 यूनिट्स की बनी हुई है। दिस इज न्यूक्लियोटाइड। 3 यूनिट में से सबसे पहली इसकी यूनिट क्या होगी? इट इज फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद आएगा पेंटोज शुगर। इसके बाद आएगी नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीनों वो यूनिट्स हैं जो कि कंबाइन होके कंपोज होके एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज डीएनए स्ट्रैंड wound around a histone octamer form a complex called। क्या? डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जब रोल करता है या वाउंड करता है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जिसके अराउंड हमारा डीएनए कॉइल है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये क्या हो गई? ये है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या अटैच्ड है? हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर पीछे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट्स अ। हमारे न्यूक्लियोटाइड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड जीन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिव्यू क्वेश्चंस। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑफ। क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना हुआ है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज डीएनए एंड हिस्टोन, थर्ड इज हिस्टोन्स ओनली एंड द फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियोटाइड्स। सो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना हुआ है? हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ही देखा था, ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, इसके आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है, डीएनए एंड हिस्टोन का बना हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है इसके बाद, द टर्म क्रोमोसोम्स लिटरली मीन्स। वर्ड क्रोमोसोम्स की मीनिंग क्या है? ठीक है, सो ऑप्शन ए इज इनहेरिटेड बॉडी,
ऑप्शन 4 इज ट्विस्टेड थ्रेड, ऑप्शन सी इज कलर्ड बॉडी एंड ऑप्शन डी इज शाइनिंग थ्रेड। तो एक्चुअली वर्ड क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज, ठीक है। सो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, इट मीन्स कलर्ड बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हाफ। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन। एक टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है, उस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया है, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल हाफ हो गया है, ठीक है। सो इस टाइप का सेल डिवीजन कहाँ होता है? सबसे पहले क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को हाफ करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेल डिवीजन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। तो ये किस सेल डिवीजन की बात हो रही है? यहाँ हो रही है माइटोसिस की बात, सॉरी मियोसिस की बात, ठीक है। अब मियोसिस किस किस केस में होता है? मियोसिस तब होता है जब हमें क्या बनानी पड़ती है, जब हमें सेक्स सेल्स बनानी पड़ती है, ठीक है। सेक्स सेल्स, मेल्स में स्पर्म है, फीमेल्स में ओवम है। सो मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होगा, एंड फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ओवरीज में होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली टेस्टिस, ठीक है। मेल्स के केस में इट्स टेस्टिस, बट यहाँ पे फीमेल्स भी तो हैं, तो उनके केस में क्या सिर्फ ओवरी? नहीं, ये किस में होगा? इन बोथ, in females in ovary and for males it is in testes। आंसर इसका भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, बोथ ओवरी एंड टेस्टिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैव बीन गिवन इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, इन चारों सीक्वेंस में हमें यह बताना है कि माइटोसिस में जो स्टेजेस होते हैं उनका करेक्ट फॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सबसे पहले प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, उसके बाद टीलोफेज आता है, उसके बाद एनाफेज आता है। तो क्या ऑप्शन सही है ये? नहीं, हमने तो ये चीज नहीं पढ़ी थी। ऑप्शन बी कह रहा है कि फर्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इसके बाद सी है एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। ये क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सी, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज टीलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। ये ऑप्शन भी गलत है। इट मीन्स हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज फर्स्ट फेज होगा प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड। सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि जब सेल साइकिल में एक सिंथेसिस फेज आता है, उस सिंथेसिस फेज में सबसे ज्यादा किस चीज का सिंथेसिस होता है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है? ऑप्शन ए इज RNA, बी इज DNA, B is RNA and protein, C is DNA and option D is ग्लूकोज, ठीक है। सो ये देख के इतना तो समझ में आया कि ग्लूकोज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने सेल साइकिल में ग्लूकोज कहीं पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। हमने RNA पढ़ा है, RNA एंड प्रोटीन पढ़ा है, और हमने DNA पढ़ा है। बट सिंथेसिस फेज मतलब S फेज में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि सेल सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन करके DNA का प्रोडक्शन या DNA की सिंथेसिस करती है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, DNA। इसको भी हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये मेरा आंसर, ऑप्शन सी, DNA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच DNA स्ट्रैंड लेंथ वाइज, ठीक है। DNA स्ट्रैंड में एक ये DNA स्ट्रैंड है, एक ये DNA स्ट्रैंड है, ठीक है। दोनों कैसी हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। तो इन दोनों स्ट्रैंड में कौन सी रिपीटिंग कंपोनेंट है या कौन सी रिपीटिंग यूनिट्स है? तो हमने क्या पढ़ा है? DNA स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर हिस्टोन। एक स्ट्रक्चर है जिसके में हमारा डीएनए स्ट्रैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट है एंड उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम। थर्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच जॉइन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ इस डीएनए में यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस है, उसके अपोजिट ये आ गया। सेम यहाँ पे अगर G है तो G के अपोजिट C आ जाएगी, अगर C है C के अपोजिट G आएगा, एंड T है तो T के अपोजिट नाइट्रोजनस बेस आएगी A। अब इनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जहाँ हमने ये पढ़ा कि A एंड T के बीच में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स होते हैं। वहीं G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्डिंग का नाम क्या है? ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर क्या आया यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फोर्थ इज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स का नाम बताइए। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, एंड उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजनस बेसिस। ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, अ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ये 3 क्या हो गए? हमारे कंपोनेंट्स हो गए न्यूक्लियोटाइड्स के। इसके बाद है इमेजिन वन सेल A has undergone one mitotic division and another cell B has completed its mitotic division. How many cells would the two produce? यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है जिसमें 2 सेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2 सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेल ये A है, ठीक है, दूसरी सेल ये है, इट इज सेल B। ठीक, ये कहा जा रहा है कि सेल A जो है वो माइटोटिक डिवीजन कर रही है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन ये कर रही है, और दूसरी सेल जो B है इसने माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कितनी टोटल नंबर ऑफ सेल्स A एंड B प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, ये अभी माइटोटिक डिवीजन में एंटर करा है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन में 2 फेजेस होते हैं, एक तो मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। अगर सेल A अभी उसने मियोसिस में एंटर करा है तो सबसे पहले वो मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो जब सेल मियोसिस 1 कंप्लीट करती है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। ठीक है, और जब ये दोनों डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में एंटर करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगी तो हमें वहां कितनी मिलेंगी? टोटल 4 डॉटर सेल्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी इसने सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट करा है, तो फर्स्ट या A वाली जो सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 सेल्स मिलेंगी। वहीं B जो है इसने जब मियोसिस 1 कंप्लीट करा होगा तो यहाँ पे हमें 2 सेल्स मिली होंगी, एंड इन दोनों सेल्स ने जब मियोसिस 2 कंप्लीट करा होगा तो हमें कितनी सेल्स मिली होंगी? इस टाइम पे हमें मिली होंगी टोटल 4 सेल्स। तो यहाँ पे आ गई 4 डॉटर सेल्स। ठीक, आंसर मिल गया हमें। फर्स्ट में 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी एंड B वाली सेल जब डिवाइड कर लेगी तो हमें टोटल 4 सेल्स मिलेंगी। इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सेल A 2 सेल्स एंड सेल B में हमें मिली 4 सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है मैच द इवेंट्स गिवन इन द कॉलम A with the phase in mitotic cell division in column B। यहाँ हमें एक कॉलम दिया गया है A, जहाँ पे पूरी स्टेप्स या प्रोसेस दी हुई है जिनको हमें मैच करना है उनकी प्रोसेस के साथ। कॉलम A जहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं और उन्हें हमें मैच करना है कॉलम B के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम A में दिया गया है
chromosomes get arranged in a horizontal plane at the equator. क्या कह रहे हैं कि कॉलम ए में फर्स्ट ऑप्शन हमें ये बता रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इक्वेटर पे जाके अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक सेल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक सेल का न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस पे इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन हो गए हैं। ठीक है, ये कहाँ अलाइन हुए हैं? ये इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं। और ये स्टेप कहाँ आता है? ये स्टेप आता है मेटाफेज में। ठीक है, ये है एक मेटाफेज का स्टेज। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? ए का होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बी कह रहा है कि डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। नाउ अब क्या है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं एंड वो अपोजिट पोल्स पे जा रही हैं। ठीक है, सो अपोजिट पोल पे कब जाती है सेल्स? जब वो एंटर करता है क्रोमोसोम एनाफेज की तरफ। जब सेल एनाफेज की तरफ मूव करती है तो जो है डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होती हैं। बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। अब क्या है, अब क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं? जब सेल एंटर करती है सेल डिवीजन के फर्स्ट फेज में, विच इज प्रोफेज। तो ये क्या होगा हमारा आंसर? प्रोफेज। लास्ट इज chromosomes lose their distinctiveness and gradually become transformed into a chromatin network. जब सेल डिवीजन अपने एंड की तरफ मूव करता है, जहाँ पे न्यूक्लियस सेपरेट हो चुके हैं, उस टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हमें क्या दिखाई देने लगता है सेल के अंदर? क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखाई देते हैं। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब सेल एंटर करती है टीलोफेज में। ठीक है, सो अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट, क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इक्वेटर। मेटाफेज में डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ अ स्पिंडल। एनाफेज में क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। ये होगा। प्रोफेज में chromosomes lose their distinctness and gradually become transformed into a chromatin network. ये होगा लास्ट फेज विच इज टीलोफेज में। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेम फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ सबसे पहले पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेटेड इन द ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे कहा गया डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब डीएनए क्या कर रहा है? अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। तो सेल में डीएनए का नंबर कब इंक्रीज होता है? जब सेल को डिवीजन की तरफ जाना होता है एंड वो सेल साइकिल के इंटरफेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इंटरफेज भी 3 फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला था G1, फिर S फेज, फिर था G2 फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा सिंथेसिस फेज में, सेकेंड फेज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? S फेज। इसके बाद है माइटोसिस अकर इन आवर सेल। माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है? सो माइटोसिस हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स कौन से सेल्स हैं? ये हमारी बॉडी की वो सेल्स हैं जो कि बॉडी के अदर पार्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं। मतलब सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा सोमेटिक सेल्स। ऑप्शन नंबर सी इज मियोसिस अकर्स ओनली इन सेल्स। मियोसिस कौन से सेल्स में होता है? सो मियोसिस हमेशा सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, और उसी को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स। देयर स्पर्म एंड एग्स हैव डैश क्रोमोसोम ईच। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट उनके स्पर्म या एग सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? उसमें 46 का हाफ हो जाएगा, मीन्स सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो आंसर हुआ मेरा 23 क्रोमोसोम्स ईच। उसके बाद है ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस द क्रोमोसोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड। जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, ठीक है, किसमें? मियोसिस में। तो उस टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि साइड बाय साइड अलाइन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं
कि इस तरीके से है ये एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम और इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा, ये दूसरे पेरेंट से आया होगा। इफ ये पेरेंट नंबर 1 से आया ये क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम पेरेंट नंबर 2 से आया होगा। सो इन दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। आंसर मेरा आ गया होमोलोगस। लास्ट इज the two non-sister chromatids of a pair chromosome are attached to each other dash during the process of crossing over. Now two non-sister chromatids की बात हो रही है, it means ये कैसा पेयर है, एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है। होमोलोगस पेयर में दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हम किसे कहेंगे, एक इस क्रोमोसोम को, एक ये क्रोमेटिड है, ठीक है, एंड एक है क्रोमेटिड ये, ठीक है। ये दो, ये एंड ये दोनों क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। उसी तरीके से ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस क्रोमेटिड की एंड इस क्रोमेटिड की। ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स की हैं। सो इनका नाम हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इतना समझ आया हमको। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आर अटैच्ड टू ईच अदर डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नाउ क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है। कैसे अटैचमेंट हो रहा है इनका, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब यहाँ क्या हुआ, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई। सो इस क्रॉसिंग ओवर वाले पीरियड को या इस क्रॉसिंग ओवर वाले मोमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चेस्मा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, आर अटैच्ड टू ईच अदर चेस्मा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन फाइबर एंड क्रोमोसोम्स। हमें अब क्रोमेटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। क्रोमेटिन फाइबर्स न्यूक्लियोसोम्स के बने हुए हैं, ठीक है। कैसे, इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स है, ठीक है, एंड इन न्यूक्लियोसोम से क्या कॉइल है हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये जो पूरी चेन है, इस पूरी चेन को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। ये क्या कहलाए, क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक। नाउ क्रोमोसोम्स क्या है, दे आर कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। नाउ जब इस तरीके के काफी सारे क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में ज्वाइन होकर कंडेंस होते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे हैं, ये थिन है, लॉन्ग है, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है। वही क्रोमोसोम्स थिक, कॉम्पैक्ट, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स आर सिंगल अनपेयर्ड फाइबर्स, वही क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। क्रोमेटिन फाइबर्स अपीयर इन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। क्रोमेटिन फाइबर्स हमको कब दिखाई देते हैं, जब सेल जो है अपने इंटरफेज में होती है, मतलब जब सेल डिवीजन नहीं कर रही होती है उस टाइम पे हमें क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई देते हैं। वही क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं तब जब सेल अपने डिवीजन की तरफ जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज एंड एग्जिस्टिंग इन द एनाफेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। इसके बाद आया क्रोमेटिन फाइबर्स में, इट अलाउज जेनेटिक मटेरियल टू बी पैक्ड इनटू द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को
पैक करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर, वही क्रोमोसोम्स इंश्योर्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल in the cell equator to allow equal separation of genetic material between the two cells। वही क्रोमोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे ये इक्वेटर लाइन पे जो है अलाइन हो जाता है, ताकि जब सेल का डिवीजन हो उस टाइम पे इक्वल जेनेटिक मटेरियल, इक्वल इंफॉर्मेशन दोनों डॉटर सेल्स में सेपरेट हो। इसके बाद व्हाट आर द रंग्स ऑफ डीएनए लैडर मेड ऑफ। यहाँ कहा जा रहा है कि डीएनए लैडर के जो रंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं। यहाँ मतलब क्या है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या कहते हैं कि एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि हमें एक सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो मिडिल वाले लाइंस हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंग्स ऑफ लैडर कहते हैं। तो ये रंग्स ऑफ लैडर्स किसके बने हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए हैं, ठीक है। कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होंगी यहाँ पे, यहाँ जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। These are 4 rungs of DNA ladders। इसके बाद नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मिस्टेक्स इफ एनी, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब अगर वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है तो हमें क्या करना है, उसे करेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द 4 नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए आर ग्वानिन, करेक्ट, थायमिन, करेक्ट, एड्रेनलिन, एडेनिन तो हमने नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एडेनिन पढ़ा है, ठीक है। हमने एडेनिन पढ़ा है, तो यहाँ पे एड्रेनलिन क्या है, ये एक गलत ऑप्शन है, ठीक है। एंड साइटोसिन, साइटोसिन भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन क्रोमोसोम्स। ये कह रहा है कि जीन जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेसिस का जो कि क्रोमोसोम्स में है, ठीक है। बट नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीन क्या है, जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसका, बेसिस प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए पे जो बेसिस प्रेजेंट होती हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीन कहते हैं, ना कि जो कि क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद है सी, अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ सल्फेट, अ शुगर व्हिच इज पेंटोज एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो क्या न्यूक्लियोटाइड सल्फेट का बना हुआ है? नहीं। न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ऑप्शन नंबर डी इज न्यूक्लियोसोम्स आर ग्रुप ऑफ सिस्टीन मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय डीएनए स्ट्रैंड्स। कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम्स क्या है, ये एक ग्रुप है सिस्टीन मॉलिक्यूल्स का जहां पे डीएनए स्ट्रैंड्स उसके अराउंड कॉइल है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टीन मॉलिक्यूल्स नहीं है। न्यूक्लियोसोम में क्या है, न्यूक्लियोसोम में है हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ई कह रहा है कि इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम इन अ सेल देयर विल बी 23 क्रोमेटिन फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज। ये कह रहा है कि अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो वहां पे 23 क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होने चाहिए न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नेक्स्ट है इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन अ सेल देयर विल बी 23 क्रोमेटिन फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है। तो ये क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यहाँ ये है इंटरफेज की बात हो रही है। इंटरफेज में हमने क्या पढ़ा है कि डीएनए या क्रोमोसोम अपना नंबर जो है वो डबल करते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम
सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अगर ये अपना नंबर डबल करेगा तो ये कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे टोटल हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स। तो क्या क्रोमेटिन फाइबर्स क्या हाफ रहेंगे, नहीं, तो हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे सेल न्यूक्लियस में ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी या ये सेंटेंस भी कैसा है, इनकरेक्ट है। सो अब हम वन बाय वन सबके आंसर्स चेक करते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया था, एडेनिन की जगह यहाँ पे एड्रेनालिन दिया गया था, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जीन आर ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। थर्ड का आंसर है, अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, अ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ सिस्टीन मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय डीएनए स्ट्रैंड्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिस्टीन्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डीएनए स्ट्रैंड्स के अराउंड जो है सराउंडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ था, इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन अ सेल, देयर विल बी 92 क्रोमेटिन फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग एंटरफेज, ठीक है। तो ये भी हमने एक्सप्लेन करा, क्योंकि एंटरफेज में क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर या डीएनए नंबर जो है वो डबल हो रहा है। जब वो डबल होगा तो क्रोमेटिन नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स भी डबल अप हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे है, मेंशन वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। यहाँ कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं, इन्हें हमें ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हमें जो है एक जस्टिफाइड रीजन देके उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट इज, एज यू ग्रो फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, योर स्किन सेल्स डिवाइड ओनली टू रिप्लेस सच सेल्स दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस। जब एक चिल्ड्रन टू एडल्टहुड वाली स्टेज आती है, उस टाइम पे हमारी स्किन में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। हमारी स्किन सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं एंड वो ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं न्यू सेल्स से, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कैसा है, ये ट्रू है। इसके बाद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल रिमेन्स इंटैक्ट अप टू मेटाफेज एंड disappear only in the telophase। ये कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब माइटोटिक डिवाइडिंग सेल में इंटैक्ट रहती है मेटाफेज तक और डिसअपियर हो जाती है टेलोफेज में। मतलब कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डिवीजन के दौरान मेटाफेज तक न्यूक्लियस से अटैच्ड रहती है, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल जब तक मेटाफेज में आई है तब तक ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, बट जब सेल टेलोफेज की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही फॉल्स है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब सेल प्रोफेज की तरफ एंटर करती है उसी टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है एंड जब सेल टेलोफेज की तरफ मूव करती है उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड इज, माइटोटिक सेल डिवीजन कैन बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब मियोसिस की बात हो रही है, सॉरी माइटोसिस की बात हो रही है, मियोसिस की बात हो रही है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जैसे कि एल्गी क्या करती है, वो भी माइटोटिक सेल डिवीजन करती है ताकि वो 2 डॉटर एल्गीज प्रोड्यूस कर सके एंड सेम चीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उनमें कंटिन्यू रहता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, ट्रू है। इसके बाद, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमेटिड्स कैन अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है मियोसिस में वो सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। तो ये ऑप्शन भी कैसा है, ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो ऐसा रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता होगा, सो ये इसलिए होता है क्योंकि जब मियोसिस होता है उस टाइम पे एक
पेयर ऑफ क्रोमोसोम फादर की तरफ से आ रहा है एंड दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है मदर की तरफ से आ रहा है, तो उन दोनों सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कि माइटोसिस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इनके आंसर्स भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रू, व्हेन वी आर अडल्ट our cell population stay constant, the number of new cells produced equal to the number of dying cells. Option B is false, because nuclear membrane in a mitotically dividing cell remain intact up to metaphase and disappear only in the prophase. Option third is also true, it is mode of reproduction in some unicellular organism. And fifth option is also true, which says during pairing some chromatids of homologous chromosome break and rejoin at the point of intersection. ठीक है, point of intersection कौन से की बात हो रही है, जहाँ पे दोनों chromatids आपस में एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती हैं, इस पॉइंट की बात हो रही है। So it cause crossing over. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म क्रोमोसोम, जीन, सेल डिवीजन, क्रोमेटिड, एस्टर। इन सभी टर्म्स को अब हमें क्या करना है, डिफाइन करना है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। सो क्रोमोसोम क्या है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, किसका, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होता है एंड ये मोस्टली सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है एंड ये क्या कैरी करता है, इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद है जीन। जीन क्या होते हैं, सो दीज आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम। जीन न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए का एक ऐसा स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि क्रोमोसोम में है एंड दैट इनकोड अ पार्टिकुलर प्रोटीन दैट एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकुलर फीचर्स ऑफ द बॉडी। नाउ ये जो जीन है एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है एंड वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है एक इंडिविजुअल में उसके बॉडी फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के थ्रू। दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी that transfer from parent to offspring and are responsible for some specific characteristics of offspring. ये जीन क्या है, it is a unit of heredity, means जीन parent to offspring pass on होते हैं and उसके साथ साथ वो कुछ specific characters है वो offspring में transfer करते हैं। इसके बाद है cell division. Cell division is one of the most fundamental characteristic of life. सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन एक लाइफ को कंडक्ट करने का सबसे ज़्यादा फंडामेंटल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। दिस इज द मेथड दैट इनेबल्स लाइफ टू परपेचुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सेल डिवीजन के थ्रू ही एक और सेल डिवीजन या ऐसे कहें कि एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है। नाउ क्रोमेटिड्स, सो क्रोमेटिड वन ऑफ द टू आइडेंटिकल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर इट्स ड्यूप्लीकेशन। क्रोमेटिड्स क्या है, क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स डबल पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स का फॉर्म होते हैं जब उनका डुप्लीकेशन होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू क्रोमेटिड्स मेकअप क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन के टाइम दो क्रोमेटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक क्रोमेटिड है, ये क्या है, ये दूसरा क्रोमेटिड्स है। नाउ ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन होंगे एंड क्या बनाएंगे, एक क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है एस्टर। एस्टर क्या है, द सेंट्रोसोम विच ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल splits into two along with simultaneous duplication of the centrioles contained in it. The daughter centrioles move apart and occupy opposite poles of the cell. ठीक है, सो एस्टर क्या है,
ये एक सेंट्रोजोम है जो कि स्प्लिट करता है दो डॉटर सेंट्रियोल्स में, एंड ये दोनों ही सेंट्रियोल्स जो है सेल में अपोजिट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट है गिव रीजन। गैमेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बाय किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, ठीक है। सो गैमेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ chromosomes are reduced to half during meiosis and the normal diploid number of chromosomes are regained during the process of fertilization. So जब meiosis होता है तो meiosis के टाइम क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, वो हाफ हो गए। क्यों? क्योंकि अगर एक स्पर्म एंड ओवम दोनों के पास हमने क्या करा है, 23 क्रोमोसोम्स दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों का होगा फ्यूजन। फ्यूजन के टाइम क्या होगा, एक सिंगल सेल बनेगी जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब इस सिंगल सेल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 23 स्पर्म से आए, 23 ओवम से आए, तो टोटल इसके पास हो गए 46 क्रोमोसोम विच इज इक्वल टू अ नॉर्मल ह्यूमन सेल, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद है व्हाई इज मियोसिस रिफर्ड टू एज रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल हाफ हो जाते हैं, ठीक है। सो मियोसिस इज समथिंग दैट कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज it reduces the number of chromosomes to half the number of normal number, so that when fusion of sperm and egg occur, baby will have correct number. मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक नॉर्मल सेल से हाफ हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, बट मियोसिस के थ्रू जब डॉटर सेल्स बनी तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सिर्फ और सिर्फ 23 बचे हमारे पास। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ क्या होगा, दो सेल का फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो जब दोनों सेल के पास अगर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे, तो उनके फ्यूजन के बाद जो एक कॉमन सेल बनेगी उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, ठीक है, जो कि एक ह्यूमन सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम मियोसिस के थ्रू रिडक्शन डिवीजन करके क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देते हैं, ताकि फ्यूजन के बाद जो एक सिंगल सेल बने उसके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, विच इज 46। Therefore, the purpose of meiosis is to produce gametes, the sperm and eggs with half of the genetic complement of the parent cell, ठीक है। It represent a genetic contribution from mom and blue represent a genetic contribution from dad. इसके बाद है the children of the same parents, howsoever similar, are different from each other in certain aspect. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भी एक चिल्ड्रन बॉर्न होता है तो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता सिमिलर होता है, ठीक है। बट स्टिल काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे पेरेंट एंड चिल्ड्रन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों? सो द मिक्सिंग अप और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग meiotic division provides for innumerable variations and diversity in the progeny. That is how the children of the same parents, howsoever similar, are different from each other in certain aspects. क्या हुआ, हमने मियोसिस कराया, ठीक है। मियोसिस के टाइम पे क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ एंड मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 1 बिल्कुल सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब जो सेल बनी वो दोनों एंटर करी मियोसिस 2 में। नाउ मियोसिस 2 के टाइम पे सेल क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हुआ, एक स्टेज आया जिसे हम कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इस तरीके से दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई।
अब इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ, इस पेरेंट 1 के जो जीन्स थे वो कहाँ पे चले गए, पेरेंट 2 के क्रोमोसोम में चले गए, एंड पेरेंट 2 के क्रोमोसोम के जो जीन्स थे वो पेरेंट 1 के पास चले गए। तो अब इनके सेपरेशन के बाद जो क्रोमोसोम बनेगा वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया इस तरीके का। अब इसको हमने डिफरेंट कलर से इसीलिए इंडिकेट करा ताकि हमें ये समझ में आए कि यहाँ पे क्या हुआ, जीन्स का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीन्स का एक्सचेंज हो गया। सेम चीज इस क्रोमोसोम के साथ भी हुई। तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। इसकी वजह से क्या हो जाती है, वेरिएशन आ जाती है। रिकॉम्बिनेशन कॉज वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बीच में जो डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले दोनों की हम मीनिंग्स की बात करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो कैरियो है, कैरियो का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। जहां भी हम कैरियो देखेंगे इससे हमें ये समझ में आएगा यहाँ पे न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई चीज होने वाली है। वहीं साइटोकाइनेसिस में वर्ड साइटो का जो मतलब है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका रिलेशन है साइटोप्लाज्म से। सो साइटोकाइनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके बाद अब हम दोनों का डिवीजन देखते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, whereas in cytoplasm the cell organelles and the nuclei divide and are passed on to daughter cells equally। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस ने डिवाइड करा एंड 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। वहीं जब साइटोकाइनेसिस होता है उस टाइम पे साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और जो न्यूक्लियाई हैं जो कि अभी डिवाइड होके आई हैं, ये सभी कहाँ हो जाती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इक्वली 2 डॉटर सेल्स के अंदर। अब डिपेंडेंसी की बात करते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस इट कैन अकर विथ और विदाउट साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो हो सकता है साइटोकाइनेसिस के साथ भी या साइटोकाइनेसिस के बिना भी। वहीं साइटोकाइनेसिस किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है कैरियोकाइनेसिस पे, क्योंकि जब तक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है डीएनए एंड आरएनए के बीच में। सो डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इट मीन्स यहाँ पे डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये दोनों ही स्ट्रैंड्स में क्या है, लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। उसके बाद आरएनए इज आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज टिपिकली अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ शॉर्टर न्यूक्लियोटाइड चेन्स। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है जिसमें शॉर्ट चेन्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। वहीं डीएनए कैसा है, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंड्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। नेक्स्ट, डीएनए कंसिस्ट ऑफ द बेसेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए में कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फॉस्फेट है, उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस भी है। कौन सी बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। वहीं आरएनए इट कंसिस्ट ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फेट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, आरएनए में क्या है, आरएनए में राइबोज शुगर है, फॉस्फेट है एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों सेम किसकी तरह है, डीएनए की तरह है। बट डिफरेंस कहाँ पे आया, डीएनए में क्या प्रेजेंट था, डीएनए में थायमीन प्रेजेंट था, बट जब हम आरएनए की तरफ आएंगे तो आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। इसके बाद डीएनए इज अ लॉन्ग लैडर लाइक मैक्रोमोलिक्यूल दैट ट्विस्ट टू क्रिएट अ डबल हेलिक्स। डीएनए कैसा है, डीएनए एक लॉन्ग लैडर लाइक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि ट्विस्ट करके एक डबल हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। द ज्योमेट्री ऑफ द हेलिक्स इन डीएनए इज बीटा फॉर्म। नाउ जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डीएनए में इस तरीके से जो है हेलिक्स फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये जो डीएनए की ज्योमेट्री है या डीएनए के इस टाइप के फॉर्म को हम बीटा फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बीटा फॉर्म कहते हैं। वहीं आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, द हेलिक्स ज्योमेट्री ऑफ आरएनए इज अल्फा शेप्ड। आरएनए कैसा है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है एंड आरएनए की जो हेलिक्स ज्योमेट्री है उसे हम अल्फा शेप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर अ स्पेसिफिक स्पीशीज फॉर एवरी सेल द डीएनए नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक स्पीशीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल्स में अगर हम सिर्फ लॉयन स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो उन सभी में हर एक सेल के पास कांस्टेंट नंबर ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक सेल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज typically does not exist as a single molecule but as tightly associated pair of molecules instead। यहाँ पे ये कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल की तरह नहीं प्रेजेंट होते, हमेशा ये टाइटली एसोसिएटेड होते हैं इन अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद आरएनए नंबर्स कैन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल एज अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, ठीक है। आरएनए क्या है, आरएनए के नंबर हर एक सेल में फिक्स नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ आरएनएज हो सकते हैं एंड आरएनए एज अ सिंगल मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है हर एक सेल में। इसके बाद आरएनए के पास क्या प्रॉपर्टी है, इट हैज सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सॉरी, डीएनए के पास क्या प्रॉपर्टी है, इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। इट मींस डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए अपने आप से ही दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बना सकता है। कैसे, अगर ये एक डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ये जो डबल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों अनकॉइल होंगी, ठीक है। इस तरीके से अनकॉइलिंग हो गई एंड ये अपने अराउंड एक नई स्ट्रैंड्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगी एंड इसी के बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, हमें दो नई डीएनए स्ट्रैंड्स मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। सो डीएनए अपने आप से ही रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो हमें मिल गया दो डीएनए मॉलिक्यूल्स नए, तो इस तरीके से डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। बट अब हम आरएनए देखते हैं। सो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन एन एज नीडेड बेसिस फ्रॉम डीएनए। बट अगर आरएनए को सिंथेसाइज करने हैं और आरएनए, तो उसके लिए उसे किसकी नीड पड़ेगी, उसे डीएनए की नीड पड़ेगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। सो डीएनए की एक स्ट्रैंड एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें कि डीएनए से ही किसकी फॉर्मेशन होती है, आरएनए से। बट डीएनए जो है किसी और पे डिपेंड नहीं होता, डीएनए सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो खुद से ही अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल देन आरएनए बिकॉज ऑफ इट्स deoxyribose sugar that comprises one less oxygen containing group of hydroxyl. Under alkaline conditions, DNA is stable.
अब यहाँ स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये बताया जा रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर मींस हम पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। पेंटोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है कम होता है एज कंपेयर टू आरएनए मॉलिक्यूल, इस वजह से ये स्टेबल है। और अल्कलाइन कंडीशन में भी डीएनए मॉलिक्यूल हमारा कैसा होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। अब हम राइबोज शुगर का हमने स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था कि क्या ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये था हमारा C1 कार्बन, ये है हमारा C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन एंड C4 कार्बन के साथ ही क्या अटैच्ड होता है? C5 कार्बन, ठीक है। सो C2 कार्बन पे जो कॉम्बिनेशन है वहां पे एक साइड अटैच्ड होता है हाइड्रोजन एंड दूसरी साइड प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है एंड डिफरेंट पोजीशन पे कार्बन्स की, ठीक है। बट डीएनए के केस में क्या होता है? C2 पोजीशन पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसका ऑक्सीजन जो है यहाँ से ये हम इसे रिमूव कर देते हैं, तो हमारा डीएनए का राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? यहाँ पे क्या आ जाता है? H एंड यहाँ पे भी क्या आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ H ग्रुप। C3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है बट C2 पोजीशन पे क्या रह जाता है? सिर्फ हाइड्रोजन रह जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा? हमें डीएनए में देखने को मिलेगा एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है? डीएनए मोर स्टेबल हो रहा है, ठीक है। वहीं अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे C2 पोजीशन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, जो कि क्या बनाएगा? आरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा एंड इसकी वजह से आरएनए क्या होता है? वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया दोनों के बीच। अब फिर आगे चलते हैं। RNA which contain ribose sugar is more reactive than DNA and in alkaline condition is not stable। ये क्या कह रहा है कि RNA के पास राइबोज शुगर होती है, ठीक है। राइबोज शुगर की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू DNA एंड अल्कलाइन कंडीशन में RNA स्टेबल नहीं है। The larger helical grooves of RNA indicate it is more readily subjected to enzyme attack। Now आरएनए के स्ट्रक्चर में जो ज़्यादा हेलिकल ग्रूव्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि आरएनए ज़्यादा केपेबल होता है या ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एंजाइम अटैक्स। लास्ट पॉइंट इज डीएनए इज सस्पेक्टेबल टू अल्ट्रावायलेट लाइट डैमेज, रिलेटिवली लोअर इज इट्स म्यूटेशन रेट। नाउ हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अल्ट्रावायलेट लाइट से ज़्यादा इजीली जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो म्यूटेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन एंड स्किल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला है गिवन बिलो इज अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ पोर्शन ऑफ डीएनए। ओके, यहाँ पे हमें एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब यहाँ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर शोन इन द डायग्राम। अब इस डीएनए के डायग्राम में हमें कितनी स्ट्रैंड्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो क्लियरली एक चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रैंड तो ये रही, ठीक है, एंड ये रही डीएनए की सेकेंड स्ट्रैंड। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमें 2 डीएनए स्ट्रैंड्स दिखाई दे रही हैं। सेकेंड इज हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स हैव बीन शोन इन ईच स्ट्रैंड। अब दोनों स्ट्रैंड्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की 3 यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगी? नाइट्रोजनस बेस होगी, राइबोज शुगर होगी एंड फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें एक शुगर ग्रुप दिख गया है, इसी के साथ यहाँ ये अटैच्ड है, ये क्या होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप होगा। एंड यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड एंड इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक पेयरिंग दिखाई दे रही है। एंड ये पेयरिंग हमें कब दिखाई देती है? जब नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ हमें क्या दिखाई देगी? नाइट्रोजनस बेस दिखाई देगी। तो ये पूरा एक क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरीके से एक ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है एंड ये क्या है? फोर्थ न्यूक्लियोटाइड है। तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे? तो हर एक स्ट्रैंड में
सेपरेटली 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। एंड अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे स्ट्रक्चर में टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ और सिर्फ हर एक स्ट्रैंड में पूछा गया है, तो हर एक स्ट्रैंड में सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन ईच स्ट्रैंड। इसके बाद थर्ड इज नेम द पार्ट्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 करके जो है मेंशन करा गया, हमें उन पार्ट्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले से जो है हम रब कर देते हैं ताकि हमें ये इमेज और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ अब सबसे पहले हम ये पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पार्ट 1 जो है इसकी किसी के भी साथ पेयरिंग नहीं है, मतलब यहीं से जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सेकंड, हमें ये एक पेंटागन शेप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमने सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर के केस में पढ़ा था, तो ये सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है शुगर ग्रुप, ठीक है। थर्ड है शुगर ग्रुप के C1 पोजीशन के साथ हमेशा क्या अटैच होता है, एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा नाइट्रोजनस बेस। उसी के साथ साथ फोर्थ में हमें दिखाई दे रहा है कि फोर्थ में दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड फिफ्थ क्या है, फिफ्थ भी एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। सो देख लेते हैं हम। सबसे पहला है फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद है शुगर ग्रुप, उसके बाद है पिरिमिडीन, उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड उसके बाद है प्यूरिन्स, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस भी एकदम करेक्ट आंसर होगा क्योंकि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में ही दोनों में हमेशा बॉन्डिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है नेम द डीएनए यूनिट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्ट 1, 2 एंड 3 कलेक्टिवली। अब डीएनए यूनिट्स 1, 2, 3 की बात हो रही है, ठीक है। 1, 2, 3 ये तीनों एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स, एक डीएनए की यूनिट्स हैं, तो इन तीनों यूनिट्स को कंबाइन हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कंबाइन कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द 3 स्केचेस गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे 3 स्केचेस दिए गए हैं A, B एंड C, ओके, आर इंटेंड टू रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, ये हमें जो है डीएनए की रेप्लिकेशन बता रहे हैं। व्हाट शुड बी देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड एंड विद द लास्ट। ओके, तो ये हमें एक सीक्वेंस दिखाया गया है, अब हमें बताना है कि स्टार्टिंग टू लास्ट क्या ये सीक्वेंस करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, फिर यहाँ पे एक डीएनए हो गया, एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई हैं एंड उनमें एक नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो गलत है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए कि एक सिंगल डीएनए होना चाहिए, इस तरीके से एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए। फिर इस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल की दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगी, मतलब उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, वो ब्रेक करेंगे, एंड ये दोनों ही स्ट्रैंड्स अपने लिए एक एक नए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली हम क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इस तरीके से ही डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है हमने, तो मेरा एक्चुअल फिगर ये होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के बाद होना चाहिए ऑप्शन सी, एंड सबसे जो लास्ट में आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। तो सही सीक्वेंस है BCA, ठीक है। तो मेरा आंसर भी ये क्या है, इन द गिवन स्केच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेप्लिकेशन इज B, C एंड A। इसी के बाद
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देख के हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स बताने हैं। नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे कुछ पार्ट्स को लेबल करा गया 1, 2, 3 से, ये कौन से पार्ट्स है उन्हें बताना है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट मेंशन करा गया है ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। कैसे पता चले ये सेंट्रियोल है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन के टाइम पे किसमें से अपीयर होता है, सेंट्रियोल से अपीयर होता है, एंड उसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, वही थ्रेड्स देख रहे हैं, तो ये क्या होंगी, सेकेंड होगा हमारा स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स पे मूव कर रही हैं, तो ये क्या होंगी, ये क्रोमेटिड्स होंगी। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। फर्स्ट क्या हो गए, सेंट्रियोल्स या एस्टर, सेकंड हो गए स्पिंडल फाइबर्स, एंड थर्ड हो गए क्रोमेटिड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अबव स्टेज एंड गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, जो स्टेज है यहाँ पे इस डायग्राम में जो हमें स्टेज दिखाई जा रहा है, इसको देख के हमें अपना रीजन बताना है कि ये कौन सा स्टेज है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होकर अपने अपने अपोजिट पोल्स में चली गई हैं। ये कहाँ होता है, ये होता है एनाफेज में। ठीक है, ये कौन सा स्टेज है, लेट एनाफेज है। उसके बाद क्या हो रहा है, हम क्या दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म में एक फरो लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फरो इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ पे, एट द मिडल ऑफ सेल। इसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है मेंशन द टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी वेयर दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर। अब हमारी बॉडी में वो कौन सी सेल है जहाँ पे हमें इस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है, तो ये कौन सा सेल डिवीजन हो रहा होगा, ये हो रहा है माइटोसिस। तो ये कौन से सेल्स में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा सोमेटिक सेल्स में। ये इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है नेम द स्टेज prior to this stage and draw a diagram to represent the same। ओके, यहाँ पे हमने किस स्टेज की बात करी, एनाफेज की बात करी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एनाफेज से पहले कौन सा स्टेज आता है, मेटाफेज आता है। ठीक है, अब हमें मेटाफेज को रिप्रेजेंट करना है एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अगर ये डायग्राम इजिली विजिबल नहीं है तो हम एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी सेल है। ठीक है, सेल में सबसे पहले क्या आएंगे, सेंट्रियोल्स आएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या आ जाएंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सभी अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्रोमोसोम्स को अलाइन कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स एक एक सेंट्रोसोम पे आके जो है अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये पूरा स्टेज कौन सा है, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है, ये आ गया मेटाफेज। ठीक है, अब ये चीज यहां पे हमारी पूरी क्लियर हो गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम्स अलाई अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल हैविंग 6 क्रोमोसोम्स। अभी हमें ये कहा जा रहा है कि हमें एनिमल सेल में जो मेटाफेज होता है हमें वो रिप्रेजेंट करना है। कंडीशन क्या दी है कि हमें 6 क्रोमोसोम्स को दिखाना है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर से हम एक सेल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंट्रियोल्स बना लिए हैं।
अपोजिट पोल्स पे, ठीक। अब हमें कितने क्रोमोसोम्स बनाने हैं? 6 क्रोमोसोम्स दिखाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। इसको सर्कल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे 6 क्रोमोसोम। सो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स इनसे अटैच हो जाएंगे। इसको हम अटैच भी कर देते हैं, ठीक है, दोनों ही सेंट्रियोल्स से। एंड ये कंडीशन हो गई हमारी मेटाफेज की विथ 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। चलते यहाँ पे इसी तरीके से हमने इसको अरेंज करा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ सर्टेन फिनोमिना विच अकर ड्यूरिंग म्योसिस। ओके, ये एक डायग्राम दिखाया गया है। ये हमें बता रहा है कि म्योसिस के टाइम पे एक सर्टेन टाइप का फिनोमिना अकर होता है, जिसको हमें इस डायग्राम के थ्रू जो रिप्रेजेंट करा गया है। नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना बाय यूजिंग द टर्म होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स, क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो रही है? क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और ये क्रॉसिंग ओवर हम किस में देखते हैं? म्योसिस में देखते हैं। म्योसिस 1 या 2 में देखते हैं, तो इसे हम म्योसिस 2 में देखते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते क्या है? इसे हम चस्माटा कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से जो है रिकॉम्बिनेशन होता है। ये जो कंडीशन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। किस में ट्रांसफर होती है? सी, यहाँ पे क्या हुआ? दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो पेरेंट 1 का जो जीन था वो किस में आ गया? पेरेंट 2 में आ गया। एंड पेरेंट 2 का जो जीन था वो किस में चला गया? पेरेंट 1 में चला गया, ठीक है। तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ? विद द एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल बिटवीन क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इसकी वजह से एक नया जीन का कॉम्बिनेशन बना, जो कि क्या शो करेगा? वेरिएशन शो करेगा उनके ऑफस्प्रिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन इन एन एनिमल सेल। ओके, ये डायग्राम है जो कि एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जामिन इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलो। ओके, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेज, गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये सेल साइकिल का कौन सा स्टेज है। तो यहाँ क्या सबसे पहले मेंशन करा गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है। जब सेल डिवीजन में एंटर कर रही है उस टाइम पे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। तो कौन सा स्टेज होगा? वो होगा प्रोफेज होगा, ठीक है। मेरा आंसर सही है, प्रोफेज। क्यों? क्योंकि प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नेम द सेल ऑर्गेनेली दैट फॉर्म द एस्टर। अब उस सेल ऑर्गेनेली का नाम बताइए जो कि एस्टर की फॉर्मेशन करती है। तो एस्टर की फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रोजोम, और उसी से बनती है सेंट्रियोल्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1, 2 एंड 3। ओके, इस डायग्राम में जो पार्ट्स को लेबल करा गया है वो बताने हैं वो कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अटैच्ड है उसको मेंशन करा है, एंड उसे पे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसके बाद इनमें सेकंड क्या है? सेकंड में ये मेंशन कर रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को। सो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड उसके बाद थर्ड में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स को मेंशन करा जा रहा है, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है
नेम द स्टेज दैट फॉलो द वन शोन हियर, हाउ इज दैट स्टेज आइडेंटिफाइड। ओके, सो यहाँ पे कौन सा स्टेज दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये जो सेल का स्टेज है, ये सेल का कौन सा वाला स्टेज है, इस स्टेज को हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ये जो स्टेज है यहाँ पे ये मेटाफेज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। नेक्स्ट इज मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हमें माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में दो डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ डॉटर सेल्स के बेसिस पे बताना है, उसके बाद हमें क्रोमोसोम नंबर पे बताना है इन डॉटर सेल्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें माइटोसिस के बेसिस पे देखें। सो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो होती हैं हमें माइटोसिस के थ्रू 2 मिलती है। वहीं क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इक्वल होता है एज देयर पेरेंट। वहीं मियोसिस में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ होता है फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ हेड आर 3 डायग्रामेटिक स्केचेस A, B and C of one and the same particular phase during mitotic type of cell division। यहाँ पे 3 फेजेस दिए गए हैं सेल डिवीजन के, माइटोटिक सेल डिवीजन के। हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फेज को, ठीक है। तो सबसे पहला फेज ए जो है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटोरियल लाइन पे अलाइन है, ठीक है। तो ये कौन सा फेज हो गया, तीनों में ही मेटा फेज आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शोन इन दैम। इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई वेदर दीज आर एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, गिव रीजन। ओके, अब हमें बताना है कि जो तीनों सेल्स हैं ये एनिमल सेल्स हैं या प्लांट सेल्स हैं। तो A एंड B ये क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है एनिमल सेल्स है। बट C क्या है, C जो है वो प्लांट सेल है, ठीक है। A एंड B आर एनिमल सेल्स, रीजन क्या है, ईच क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमियर। वहीं C वाली जो सेल वो प्लांट सेल इसलिए है क्योंकि क्रोमोसोम्स अलाइन इन प्लेन टू इक्वेटर। D इज विच ऑफ दीज इज और आर शोन इन करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें उसका करेक्ट डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है कि सिर्फ ए करेक्ट डायरेक्शन में है, बी है, ए एंड सी दोनों है या तीनों ही करेक्ट डायरेक्शन में है। तो आंसर होगा हमारा ओनली ऑप्शन बी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, शोन बिलो आर 4 ऑफ द स्टेजेस ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ये चारों स्टेजेस जो है अपने सिक्वेंशियल में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहला है इज इट अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल। ओके, तो हमें बताना है कि ये चारों एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, ठीक है। और इसके साथ हमें उसके 2 रीजंस भी बताने हैं। तो आंसर है कि इट इज अ एनिमल सेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार लाइक फिगर नोन एज एस्टर विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें चारों में जो है हमें एस्टर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद बी क्वेश्चन है इज इट अंडरगोन माइटोसिस और मियोसिस। ये माइटोसिस की प्रोसेस है या मियोसिस की प्रोसेस है, सो इट इज अंडरगोइंग माइटोसिस। इसके बाद है व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 4 स्टेजेस अमंग देमसेल्व्स। ओके, अब इन चारों में हमें जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ए बी सी डी में करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट होंगे एंड जो सेंट्रोल्स की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे जो है ये इक्वेटर पे आना स्टार्ट होंगे। तो ये सेकंड हो गया सी। उसके बाद क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए, तो ये हो गया थर्ड। एंड उसके बाद क्या होगा, अब ये जो है क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अपोजिट पोल्स पे सेपरेट हो रही है। तो ये आ गया मेरा स्टेज नंबर 4। तो सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले आया बी, सी, डी एंड उसके बाद आया ऑप्शन ए। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उसके बाद है नेम द स्टेज दैट शुड प्रीसीड द अर्लीस्ट ऑफ दीज स्टेजेस। ओके, इन स्टेजेस से पहले जो स्टेज आता है उसका क्या नाम है। तो इन सभी स्टेजेस से पहले जो स्टेज होता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद है ड्रॉ द स्टेज नेम्ड अबव इनसाइड द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। ओके, इस क्वेश्चन से पहले मतलब इंटरफेस वाले में जो हमने बताया है, अब हमें इंटरफेस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ अब हमने इंटरफेस को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है एंड सेंट्रियोल्स जो है वो 2 पेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है सेल की, इट इज कॉल्ड इंटरफेस। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है given below is a diagram representing a stage during mitotic cell division. Study it carefully and answer the questions that follow. Is it a plant cell or an animal cell? Give reason to support your answer. Okay. अब ये एक सेल दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है क्या ये एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर ये एनिमल सेल होती तो यहाँ पे हमें सेंट्रियोल्स की स्टेजेस दिखाई देते, हमें सेंट्रियोल्स दिखाई देते, बट हम यहाँ सेंट्रियोल्स नहीं दिखाई दे रहे। इट मीन्स ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। डी है आइडेंटिफाई द स्टेज शोन, ये स्टेज कौन सा है, सो इट इज लेट प्रोफेज एंड नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर। ओके, हाउ इज दैट स्टेज आइडेंटिफाइड, सो ये एक, इसके बाद जो आएगा वो होगा मेटाफेज। द क्रोमोसोम विल बी अरेंज्ड एट द इक्वेटर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल। डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है उसके बेसिस पे हम किस तरीके से माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो in mitosis, the chromosome number in daughter cell is same as that of the mother cell, that is diploid mother cell give rise to 2 diploid daughter cells, whereas in meiosis the chromosome number is half in the daughter cell, that is diploid mother cell give rise to 4 haploid daughter cells। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है ड्रॉ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। अब हमें क्या करना है, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को ड्रॉ करना है एंड उसके पार्ट्स को लेबल। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, ये एक डबल क्रोमोसोम है जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है एंड वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है उसे हमने क्या कहा, सेंट्रोमियर कहा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।